हिंदू धर्म में स्त्रियों का श्मशान जाना वर्जित है। अन्य धर्मों में भी कब्रिस्तान जाना उनके लिए मना है। क्यों? क्या कारण है कि सदियों से इन रीति रिवाजों का पालन होता आया है? क्या इसमें कोई गहरी सच्चाई छिपी है या यह सिर्फ परंपराओं का हिस्सा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैराग्य ज्ञान में। आज की कहानी आपको एक ऐसे अनुभव की ओर लेकर जाएगी जिसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। एक लड़की, सुषमा, इलाहाबाद की एक साधारण छात्रा, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने सबको चौंका दिया? एक जिन, एक आत्मा जिसने उस लड़की पर कब्जा कर लिया। और फिर शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। क्या हुआ उस दिन? क्यों हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इन शक्तियों से बच सकते हैं? आइए जानते हैं सच्चाई उस जिन की जुबानी जो सुषमा के शरीर का मालिक बन बैठा था। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। मैं जिन हूँ। हिंदू धर्म में स्त्रियों का श्मशान जाना वर्जित है। लगभग सभी धर्मों में स्त्रियों का कब्रिस्तान जाना वर्जित है। स्त्रियों का अकेले निकलना, रात को देर तक घर से बाहर रहना आदि वर्जित है। स्त्रियों के समानाधिकार के आंदोलन का अर्थ यह नहीं है कि जो काम पुरुष करे वही स्त्री करे और नो काम स्त्री का है उसे पुरुष करे। रसोई में बराबर की साझेदारी या बाहर बराबर की भागीदारी की बात करना समानाधिकार शब्द के अर्थ का अनर्थ करना है। स्त्री जननी है, पुरुष बच्चे नहीं पैदा कर सकता। बाप की अर्थी को पुत्र कंधा देता है, पुत्री नहीं दे सकती। समानाधिकार का अर्थ घर गृहस्थी चलाने में दोनों की बराबर की भागीदारी है। दोनों का रोल समान रूप से महत्वपूर्ण है। दोनों को एक दूसरे का समान रूप से सम्मान करना चाहिए। स्त्री की रसोई उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना पुरुष का कार्यालय। घर को मितव्ययिता से चलाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना घर के लिए धन का कमा कर लाना। घर संसार चलाने के लिए स्त्री पुरुष अपनी क्षमता, योग्यता और सुविधा के अनुसार कार्य का विभाजन कर एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखते हुए अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से करें। स्त्री स्वभावतः संवेदनशील, कोमल और भावना प्रधान होती है। उसमें चंचलता, लज्जा, नम्रता और संकोच होता है। मानसिक दृढ़ता और संकल्प शक्ति क्षीण होने के कारण उसे प्रभावित करना आसान होता है। सहज स्वाभाविक आज्ञाकारिता के कारण स्त्री शोषित होती है। स्त्री शरीर ही कोमल नहीं होता, स्त्री मन भी कोमल होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्री पुरुष में शारीरिक भिन्नता ही नहीं है, बल्कि मानसिक, सांवेगिक और सूक्ष्म स्तर पर भी दोनों भिन्न हैं। इसलिए मृतात्माएं स्त्री को अधिक प्रभावित करती है। लड़कियों में, स्त्रियों में मृतात्माओं से प्रभावित होने की घटनाएं पुरुषों की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। जीवन में घटी विलक्षण घटनाओं में से एक आज लिख रहा हूँ। मेरे अंतरंग कई लोगों को और श्री रविंद्र कालिया को भी इस घटना की प्रतीक्षा थी। मैं भी लिखना चाहता था, मगर घटना के प्रमुख पात्र की इजाजत न होने के कारण विलंब हुआ। कई वर्षों पहले की बात है। उन दिनों मेरा पूजा केंद्र बन रहा था। मैं निर्माण कार्य में व्यस्त था। उन दिनों श्री गोविंद दुबे, श्री के.एस. दुबे, अध्यक्ष ब्रदरहुड महालेखाकार कार्यालय के सगे छोटे भाई मेरे बहुत करीब थे। गोविंद दुबे जूडो कराटे का भी शौक रखते हैं। स्वस्थ बलिष्ठ शरीर था। उन्होंने अपने किसी मित्र की बहन की बीमारी की चर्चा की। उनके मित्र बहुत परेशान थे। उन्हें ऊपरी बाधा, भूत प्रेत का शक था। मैं इन सब चक्करों में नहीं फंसना चाहता था। आदमियों के झगड़े सुलझाना ही मुश्किल है, फिर आदमियों और ऊपरी शक्तियों के उलझे तालमेल को सुलझाना अत्यंत दुष्कर है। सब एक दूसरे को दबाना चाहते हैं। अपना पक्ष ठीक सिद्ध करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ प्रयोग करते हैं। फिर मेरे मन में एक निष्कर्ष आ चुका था, चाहे जितना करो, किसी को कुछ भी कर देने से आदमियों के जीवन की समस्याएं समाप्त नहीं होंगी, सिर्फ प्रकृति बदल जाएगी। व्यक्ति सदैव ऐसे ही दुखी रहेगा जब तक वह स्वयं अपने मन को बदलने के लिए तैयार न हो। जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने को तैयार न हो, फिर अपना समय और शक्ति व्यर्थ गंवाने से क्या लाभ? सबको अपने वर्तमान से स्वयं लड़ने दो। उन दिनों दुबे जी मेरे साथ नित्य बैठते थे।
एजी ऑफिस के चौराहे पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफिस के कॉर्नर पर पांडे जी की चाय की दुकान है। दिन में हम लोग वहीं बैठते थे। नित्य बैठने वाले साथी की बात कब तक टालता। एक दिन हाँ करनी ही पड़ी। उनके मित्र ने अपनी बहन के बारे में बताया। उनकी बहन उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय की B0A0 की छात्रा थी। पढ़ाई में ठीक थी। खाना पीना रहना सब कुछ सामान्य लड़कियों जैसा ही था। उसमें शारीरिक बीमारी के कोई लक्षण न थे। उसे देखकर हर कोई सामान्य ही समझता था। कभी कभी ही वह असामान्य आचरण करती थी। कभी रात में घर से बाहर निकलकर चल देती, फिर उसे वापस लाने में मुश्किल होती। कभी किसी बात पर यदि वह क्रोधित हो जाती तो उसकी भयंकर मुद्रा देखकर घरवाले भयभीत हो जाते। ऐसी स्थिति में उसके अंदर बहुत शक्ति भी आ जाती थी। उसे पकड़ पाना या उसे रोक पाना असंभव हो जाता। किसी बात पर यदि वह जिद ठान बैठती तो फिर अपने मन की करके ही मानती थी। माँ बाप भाई बहन किसी की कुछ नहीं सुनती। झगड़े झंझट में वह मर्यादा का अतिक्रमण भी कर जाती। क्रोध आने पर फिर किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करती थी। घर के लोग भरसक प्रयास करते कि कोई ऐसी घटना न हो जिससे वह संतुलन खो बैठे, मगर वह लड़की ऐसे अवसर निकाल ही लेती थी। हंगामा खड़ा हो जाता। घर की बदनामी होती। मोहल्ला तमाशा देखता। वृतांत से स्पष्ट था कि लड़की पर किसी मृतात्मा का कब्जा है। कोई शक्ति उस पर आती जाती रहती है। जब लड़की स्वयं रहती है तो सामान्य रहती है। जब मृतात्मा उस पर आ जाती है तो उसका आचरण असामान्य हो जाता है। लड़की और मृतात्मा का संबंध पुराना है। लड़की की आत्मा पूर्णतया समर्पण कर चुकी है, विरोध नहीं करती। मृतात्मा के आने जाने की प्रक्रिया इतने बार घट चुकी है और इतनी सहज हो गई है कि कुछ नता ही नहीं चलता। यह दीर्घ अवधि से पूर्ण कब्जे का मामला था। मैं प्रमच तो सब रहा था, मगर हस्तक्षेप करने की इच्छा न थी। आठ उसे टाल दिया यह कहकर कि फिर आना किसी दिन चल के देखेंगे, मगर फिर दुबे जी पीछे ही पड़ गए। अंततः मुझे समय देना ही पड़ा। एक दिन 12 बजे का समय दिया। दुबे जी 11 बजे से ही मेरे पास बैठे थे। 12 बज गए मगर उनके मित्र नहीं आए। मुझे मौका मिला, उलाहना देना शुरू किया। 12 बज गए दुबे जी, आपके दोस्त कहाँ है? लोग जिन समस्याओं का मुझसे त्वरित समाधान चाहते हैं स्वयं उन समस्याओं के प्रति उतने गंभीर नहीं होते। दुबे जी चुप रहे। मुझे भी लगा चलो जान छूटी, मगर 12.15 पर वो आ गए। संयोगवश उसी समय एक अन्य परिचित भी आ गए थे। उनसे मेरी अंतरंग वार्ता चल रही थी। मैंने दुबे जी के मित्र को 1 बजे आने को कहा। दुबे जी के मित्र चले गए और 1:15 तक नहीं आए। मुझे उठने का बहाना मिल गया। मैं यह कहते हुए उठ गया, वक्त की भी कोई कीमत होती है दुबे जी। 1:15 हो गए। अब मैं नहीं रुक सकता। हमारे साथ साथ दुबे जी भी उठ खड़े हुए। हम लोगों ने अपना अपना स्कूटर स्टार्ट कर दिया। चलने को उद्यत था कि इसी समय दुबे जी ने मुझे रोका और दिखाया। एक ओर से उनके मित्र आ रहे थे। अब मित्र के साथ उसके घर चलना ही था। हम सब लोग चल दिए। उनके घर पहुँचे। हम लोगों को जिस कमरे में बैठाया गया उसमें कुछ कुर्सियां, मेज और तख्त रखा था। हम और दुबे जी अगल बगल की कुर्सियों पर बैठ गए। मित्र अपनी बहन को बुलाने अंदर चले गए। उनकी माँ आई और घर के अन्य सदस्य भी एक एक कर कमरे में आने लगे। वे सब जमीन पर बैठ गए। मैंने उन्हें तख्त पर बैठने को कहा तो वे तैयार नहीं हुए। उनकी माँ बोली कि लड़की बिगड़ जाती है, कहती है कि हमारे बराबर बैठने की हिम्मत कैसे हुई, इसलिए उसके सामने हम लोग जमीन पर ही बैठते हैं। इसी समय एक लड़की आंगन से गुजरती हुई दिखी। मुझे लगा शायद यह वह लड़की है। पूछने पर उसकी माँ ने सहमति सूचक सिर हिलाया। फिर यहाँ क्यों नहीं आई? मेरे पूछने पर माँ ने कहा, आपके आने की सूचना उसे दे दी गई है। अब आना या न आना उसकी इच्छा पर है। मैंने कहा, आप उससे जाकर कहें कि मैं बुला रहा हूँ। वे डरते डरते गईं और थोड़ी देर में वापस लौटीं। उन्होंने बताया कि आपका संदेश दे दिया है। उसने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा है कि अभी आते हैं। थोड़ी ही देर में लड़की कमरे में घुसी।
उसने अपनी माँ को क्रोधित दृष्टि से घूरा और फिर मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैंने उसे सामने तख्त पर बैठने को कहा। वह बैठ गई। मैंने वार्ता प्रारंभ की। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा। उसने प्रति प्रश्न किया। हो तुम्हारा? मैंने दृढ़ता से पूछा। सुषमा। उसका उत्तर था। कहाँ पढ़ाई हो रही है? हमारी पढ़ाई। उसने पुनः अटकते हुए पूछा। हाँ तुम्हारी पढ़ाई। मैंने पुनः कहा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। उसने लड़खड़ाते स्वर में उत्तर दिया। किस क्लास में हो? मैंने पूछा। B.A थर्ड ईयर में। अब की उसकी आवाज सामान्य थी। क्या क्या विषय है तुम्हारे? मैंने पूछा। वह फिर गड़बड़ा गई। हिंदी, इतिहास और फिर अचानक खोखली हंसी हंसते हुए बोली। अरे 2 ही विषय तो है थर्ड ईयर में। अब मैं गंभीर हो गया और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। तुम सुषमा नहीं हो? मेरे इस प्रश्न पर एक क्षण तो लड़की विचलित हो गई, मगर उसने स्वयं को संभाल लिया और दृढ़ता से प्रतिवाद किया। हम सुषमा है। उसके कहने का रंग बता रहा था कि वह सुषमा नहीं है। अपना अस्तित्व छिपाने के इस बचकाने ढंग पर मुझे हंसी आ गई। मैं हंसते हुए बोला। तुम सुषमा नहीं हो। मेरी हंसी से वह चिढ़ गई और चिल्लाते हुए बोली। हम सुषमा ही है। मैं पुनः शांत, दृढ़ स्वर में मुस्कराते हुए बोला। क्यों झूठ बोलती हो? तुम सुषमा नहीं हो। अब तो उसके क्रोधन का पारावार न रहा। वह तमककर खड़ी हो गई। आग्नेय नेत्रों से ज्वाला बरसाती आक्रामक मुद्रा में मेरी ओर बढ़ी। वातावरण में भय व्याप्त हो गया। उसके हावभाव से परिचित लोग समझ रहे थे कि वह हिस्र हो चुकी है और अब कुछ भी कर सकती है। दुबे जी भी मेरी सुरक्षा के लिए सतर्क हो गए थे। मेरे पास आकर अपना सीना ठोंकते हुए वह गरजी। मैं कह रहा हूं कि मैं सुषमा हूं। उसके आक्रोश से तटस्थ हंसते हुए मैंने कहा। यार, झूठ भी ढंग से बोला जाता है। मैं कह रहा हूं कि मैं सुषमा हूं। तुम ही बताओ, क्या ये कहने का रंग मानने वाला है? मेरी बात सुनकर उसका क्रोध हवा में उड़ गया। मैंने आगे कहा। न जाने किस पाप कर्मों के फलस्वरूप इस योनि में फंसे हो और फिर पाप कर रहे हो। मुझसे झूठ बोल रहे हो। अब सुषमा शांत हो चुकी थी। मैंने उसे तख्त पर बैठने को कहा। वह बैठ गई। अब की उसने पहल की। तुम क्यों आए हो? मैंने बिना झिझक उत्तर दिया। तुमसे मिलने आया हूं। तुम झूठ कह रहे हो। तुम मुझसे मिलने नहीं, इन लोगों के बुलाने पर आए हो। उसने अपने भाई की ओर इशारा करते हुए कहा। एक ही बात है। मैं पुनः मुस्कराते हुए बोला। इनके कहने पर मैं तुमसे मिलने आया हूं। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? उसने झुंझला कर पूछा। तुम्हारे भले के लिए। मैं दृढ़ता से कह रहा था। आदमी मुझे समझे या न समझे, मगर तुम तो समझते हो कि मैं प्राणी मात्र का हितचिंतक हूं। मैं तुम्हें आईना दिखाना चाहता हूं। तुम जो कर रहे हो वह गलत है। बहुत से लोग गलत कर रहे हैं। उसने प्रतिवाद किया। तुम कहाँ तक, किस किस को सुधारोगे? जहां जहां तक मेरी पहुंच और इच्छा होगी, मैंने स्पष्ट उत्तर दिया। और अगर कोई न सुधरे तो क्या तुम जबरदस्ती करोगे? उसने आवेश सहित पूछा। उसके प्रश्न में छिपे आशय को समझकर मुझे हंसी आ गई। मैंने बात को घुमाते हुए, मुस्कराते हुए उत्तर दिया। तुम स्वयं समझदार हो। क्या बेजा है? जानते हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदहोशी तोड़कर जो तुम कर रहे हो वही तुम्हें दिखाने आया हूं। समझदारी से क्या होता है? आंखें खोलने से भी क्या होता है? उसने हथियार डालते हुए कहा। हर शख्स आदत का, इच्छाओं का गुलाम होता है। जानता है कि गलत है, नुकसानदेह है, फिर भी तंबाकू खा रहा है, नशा कर रहा है। बहुत दिनों से इस शरीर पर कब्जा है। हमें भी आदत पड़ गई है इस शरीर की, इस गुनाह की। कब्जा चाहे जितना पुराना हो, अगर वह गैरकानूनी है तो एक न एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, मैंने स्पष्ट किया। और अगर न छोड़े तो? उसने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा। स्वयं नहीं छोड़ोगे तो लोग जूता मारकर निकाल बाहर करेंगे। मैंने बेलौस असलियत व्यक्त कर दी। तुम ऐसा करोगे? उसे पुनः क्रोध आ रहा था। बचकानी बातें मत करो, मैंने उसे डांटते हुए कहा। मारकाट मेरे स्वभाव में नहीं है।
मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मगर दूसरे लोग तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ देंगे। फिर हर बात का समय होता है। तुम तो स्वयं समझदार हो। समय सदैव तुम्हारा ही तो नहीं रहेगा। वक्त जब बदलेगा तो अदना सा आदमी तुम्हें लात मारकर बाहर कर देगा। वह सोच में डूब गई। गहरी सांस भरते हुए सुषमा बोली, आपने मुझे पशोपेश में डाल दिया। आज सुबह से ही मुझे आशंका थी कि आप आ सकते हैं। सुबह से ही मेरी नज़र आप पर थी। जब 1:15 आपने घर जाने के लिए स्कूटर स्टार्ट कर दिया तब मैं निश्चिंत हो गया और आप पर से नज़र हटा ली। यहाँ अचानक आपको देखकर मैं चौंक गया। आपने मुझे धोखे से पकड़ लिया सुशील भाई। अब तो वहाँ बैठे लोग चौंक पड़े। दुबेजी तथा अन्य लोग जो मृतात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, उनके आश्चर्य का ठिकाना न था। एक तो सुशील भाई का आत्मीय संबोधन, दूसरे 1:15 घर के लिए स्कूटर स्टार्ट करने की घटना बताना, ये दोनों बातें किसी के भी अविश्वास को धराशायी कर देने के लिए पर्याप्त थीं। दुबेजी अवाक थे क्योंकि स्कूटर स्टार्ट कर घर जाने की बात हमारे और दुबेजी के अतिरिक्त अन्य किसी ने सुनी भी न थी। तुम गलत कह रहे हो। मुझे उससे सहानुभूति होने लगी थी। तुम तो इस रंग से कह रहे हो जैसे पुलिस चोर को पकड़ती है। मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं है। तुम्हारी जो इच्छा हो तुम करो। तुम स्वतंत्र हो। मैं तो बस तुम्हें असलियत से आगाह कर रहा हूँ। अब तुम बाइज्जत जा सकते हो, कल को बेइज्जत होकर जाओगे। जाना तो तुम्हें है ही। ये तो हो नहीं सकता कि तुम इस गैर कुदरती कब्जे को, इस शरीर को हमेशा के लिए अपना लो। ठीक है सुशील भाई, गहरी सांस भरते हुए संजीदगी से वह बोला, आप ज्ञानी हैं, आपका जो हुक्म होगा करूँगा। फिर उसने घर के सदस्यों को संबोधित किया, देखते नहीं, सुशील भाई आए हैं, इनके लिए कुछ नाश्ता लाओ। घर का एक सदस्य नाश्ता लाने चला गया। अब उसने नम्रता से मुझसे कहा, मैंने इंसानों को हमेशा कुछ न कुछ दिया है। आप बताएं कि मैं आपकी सेवा में क्या पेश करूं। उसकी बात पर मैं हंसने लगा। वह पुनः इसरार करते हुए बोला, मुझे जिनसे कुछ नहीं मिला उन्हें भी मैंने कुछ दिया है। मैं वाकई आपको कुछ देना चाहता हूँ। मैंने उसकी बात टालते हुए कहा, अरे मालिक, भगवान का दिया हुआ ही फले फूले, मन उसी में संतुष्ट रहे, और किसी से क्या लेना देना। मेरी इस बात पर वह खुश हो गया। लेहक कर वहाँ बैठे लोगों को संबोधित करते हुए बोला, देखा, एक ये है और एक तुम लोग हो। फिर मुझे संबोधित करते हुए बोला, ये लोग हमेशा हमसे मांगते रहे और हम देते रहे। इस जगह झोपड़ी थी, अब पक्का मकान हो गया। ये परीक्षा में पास होना चाहता था, मैंने पेपर में लिखे प्रश्न बताए। ये लड़की हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती है। जिसने जो मांगा हमने दिया। हम इस शरीर पर यूं ही नहीं रहे सुशील भाई। कहते कहते वह पुनः संजीदा हो गया। सभी लोग सहमे हुए मौन बैठे वार्तालाप सुन रहे थे। इसी समय मिठाई नमकीन आ गई। उसने मिठाई की प्लेट मेरी ओर बढ़ाई। मैंने रसगुल्ला उठा लिया, फिर उसने मिठाई खाई। फिर सबको बांटी गई। चाय पानी का दौर समाप्त होने पर मैंने अंतरंग वार्ता आरंभ की। कौन हो तुम? मैं जिन हूँ, उसने स्वीकारोक्ति दी। कहाँ के हो? मैंने पूछा। उसने उत्तर दिया, कंपनी बाग, इलाहाबाद का हूँ। सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने कंपनी बाग का जो दरवाजा है, उसमें घुसने पर दाहिने हाथ पर जो दरगाह बनी है। मैंने पूछा, इस लड़की पर कब आए? उसका उत्तर था, लगभग 7 वर्ष हो गए। मैंने प्रश्न किया, इस लड़की को क्यों पकड़ा? जिन ने बताना शुरू किया, आज से 7 वर्ष पहले यह लड़की दरगाह के पास की सड़क से गुजर रही थी। इसके बाल खुले थे। 6वीं कक्षा में पढ़ती थी। उस समय इसकी उम्र 14 से 15 वर्ष की थी। गुलाबी कपड़ों में लिपटी यह लड़की जवानी में कदम रख रही थी। वही मज़ार पर बैठा इसे देख रहा था। सुशील भाई, कसम से बहुत जम रही थी। चूस तो ली तुमने इसकी जवानी। मैंने मुस्कराते हुए उसकी बात काटी, जिस पर वह अपनी झेंप मिटाने के लिए झूठी हंसी हंसने लगा। फिर क्या हुआ? मैंने बात जारी रखने के लिए आगे पूछा। फिर इसके साथ की लड़की ने इससे ठिठोली की। यह खिलखिला कर हंसने लगी। मेरा दिल उछलने लगा। इसकी हंसी मुझ पर बिजली गिरा रही थी।
उसी समय इसके साथ की लड़की बोली, इतना मत हंस वरना मजार के बाबा नाराज हो जाएंगे। प्रत्युत्तर में इस शोक लड़की ने इतराकर अलहरता से मेरी अवमानना की। मैं तो नहीं मानती जिनबिन को, ये सब मन का भ्रम है। और मजार की ओर देखकर जीभ काल कर चिढ़ाया। बस मुझे मौका मिल गया और मैं इस पर चढ़ गया। खूब मजा लिया तुमने भी, मैंने ठिठोली की। कहा सुशील भाई। झेंपते हुए उसने कहा, कोई लड़का मिलता तो बहुत मजा आता। मेरे बारे में क्या राय है? मैंने मजाक आगे बढ़ाते हुए कहा। वह पुनः झेंप गया। कैसी बात करते हैं सुशील भाई? कहाँ आप कहाँ हम? क्यों, मैं भी तो सामान्य सा ही व्यक्ति हूँ, मैंने साहस से कहा। वह गंभीर होकर बोला, अरे हम तो आपके पैरों तले के धूल के बराबर भी नहीं है। अब मेरे झेंपने की बारी थी। उसकी बात टालकर कहा, खैर छोड़ो, फिर आगे बताओ। आगे की कहानी बस यूं ही है सुशील भाई। लड़की के शरीर में जब घर आया तो मेरा आचरण भिन्न था। लोगों को लड़की का व्यवहार अटपटा लगता। मैं रात में उठकर तफरी करने घर के बाहर निकलता तो लोग मुझे पकड़ने की कोशिश करते। कभी कपड़े उतार कर नहाता तो लोग एतराज करते। मेरे हर काम में नुक्ताचीनी करते। मैं क्रोधित हो जाता, झगड़ा होता, मैं सबको गिरा देता। ये सब मुझसे अपेक्षा करते कि मैं रसोई में खाना बनाऊं। क्या मैं खानसामा हूँ? मैं तो अव्वल दर्जे का जिन हूँ, जिसके सामने बड़ी बड़ी शक्तियाँ खड़ी भी नहीं हो पातीं। मेरी शख्सियत से अनभिज्ञ ये लोग तांत्रिक ओझा को बुलाने लगे। बनारस, विंध्याचल और जाने कहाँ ले गए। मैं कभी भूत बन जाता, कभी प्रेत बन जाता, कभी चुड़ैल बन जाता, सबको खूब नाच नचाता। कभी कभी जब कोई तांत्रिक बल प्रयोग करने की चेष्टा करता तो फिर मुझे उसे पटकनी देनी पड़ती। मेरा खेल देखकर ये सब डर गए, निराश हो गए। फिर मैंने इन्हें लालच दिया, इनकी इच्छाओं की पूर्ति की। धीरे धीरे समझौता हो गया। मुझे भी इनकी लड़की की मर्यादा का एहसास हो गया। ये भी मुझे स्वीकार करने को तैयार हो गए। तो अब क्या इरादा है? मैंने उससे पूछा। जो आपका हुक्म सुशील भाई। जबान दे दी तो फिर मैं नहीं बदलूंगा मगर, कहकर वो चुप हो गया। मगर क्या? मैंने पूछा। बाबा मुझे बहुत मारेंगे। उसकी आंखें भयाकुल हो गई थीं। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। बाबा मुझे नहीं बख्शेंगे, मुझे कबूल नहीं करेंगे। फिर मैं कहाँ जाऊंगा? कहते कहते वह रुआसा हो गया। फिर आजिजी से मुझसे बोला, आप बाबा से मेरी सिफारिश कर दीजिएगा, वो आपकी बात मान लेंगे। ठीक है, उसे निश्चिंत करते हुए मैं बोला, मैं बाबा से कह दूंगा। ठीक ही था। लड़की को छोड़ना था और जहां पर वह था वहां के मुखिया बाबा यदि उसे कबूल न करते तो बेचारा कहा जाता। मेरे आश्वासन से निश्चिंत होकर उसने पूछा, कैसे जाऊं? आप अपनी शक्ति से मुझे वहां भेजेंगे या? क्यों? मैंने पूछा। क्या तुम स्वयं वहां नहीं जा सकते? जा सकता हूँ, उसने हिचकिचाते हुए कहा, मगर रास्ते में मोहवश मैं पलटा या बाबा के कबूल न करने पर यहाँ वापस आया तो मेरी बात खराब होगी और आप भी मुझे दोष देंगे। तो फिर क्या किया जाए? मैंने उसी से पूछा। उसने स्पष्ट कहा, या तो आप अपनी शक्ति से मुझे वहां भेज दें या फिर हमें लेकर वहां चलें। हमें बाबा कबूल कर ले तो फिर लड़की को लेकर वापस चले आएगा। मैंने कहा, बाद वाली बात ही ठीक है। तुमको बाबा कबूल कर लेंगे फिर मैं लड़की को लेकर वापस चला आऊंगा। वहां बैठे सारे लोग इन बातों को सुन रहे थे। सब सकते में थे। जो घट रहा था उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था। जिन्न और आदमी का इतना सहज संवाद उनकी बुद्धि के परे था। सच है, कभी कभी सत्य कल्पनाओं से अधिक आश्चर्यजनक होता है। जिन्न अंतिम गुस्ल नहाने लेने चला गया। नहा कर जब सुषमा निकली तो सलवार कुर्ते में थी। बाल गीले थे और खुले थे। मेरे साथ स्कूटर पर पीछे बैठ गई। 3 से 4 स्कूटर पर अन्य लोग साथ साथ चले मगर वे इतने भयभीत थे कि मुझसे काफी दूरी बनाकर चल रहे थे। हमें लगभग 8 किमी जाना था। मैं उससे बातें करते हुए चल रहा था। मैंने लड़की के निजी जीवन के बारे में जिनसे कई गोपनीय जानकारियां हासिल कीं। उसके शरीर के गुप्त चिन्हों के बारे में भी जिन ने मुझे बताया।
यह भी बताया कि किन किन लोगों ने उससे नाजायज संबंध बनाने की चेष्टा की थी। वे नहीं जानते थे कि जिन क्या बला है। रात में अकेली लड़की देखी, लपक लिए। उसके बाद जिन ने उनके साथ क्या किया सुनकर हंसते हंसते स्कूटर चलाना मुश्किल होने लगा। कंपनी बाग की दरगाह पहुंचने के थोड़ी दूर पहले जिन ने जो बात मुझसे कही वह सदैव मेरे हृदय को आंदोलित करती रहेगी। गुनाहों के बोझ तले अपराध बोध से ग्रस्त दर्द भरे स्वर में उसने पूछा था, सुशील भाई, क्या मैं बहुत नीच गिरी हुसी भ्रष्ट शख्सियत हूँ? उन शब्दों में छिपी वेदना ने मेरे मन प्राण को हिला दिया। उसे सांत्वना देते हुए बेसाख्ता मेरे मुख से निकला था, नहीं यार, तुम तो एक अच्छी शख्सियत के मालिक हो। जो कहते हो वो करते हो। किसी कामना के वशीभूत हो, यदि कुछ गलत कर गए तो सुधरने को भी तैयार हो। समझाया गया, मान गए। आज का आदमी तो इतना गिर गया है कि एतबार के काबिल नहीं है। सोचता कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ है। जमाने की फिजा देखते हुए तुम एक आला शख्सियत के मालिक हो। मेरी बातों से उसके ऊपर का बोझ हट गया, सुकून मिला। उसने कहा, सुशील भाई, आपने मेरा कुछ कबूल नहीं किया। फिर भी मेरी एक बात, एक वादा आपसे है कि जिंदगी में अगर कभी कोई काम पड़े, आप मुझे किसी लायक समझे तो संकोच न करिएगा। मगर मर्द वाला काम हो, जान लेना हो, जान देना हो। हम लोग दरगाह पर आ चुके थे। धूप, अगरबत्ती, फूल के साथ हम घुसे। लगभग 4 बजे शाम को दिसंबर माह का मौसम था। एक 21 से 22 वर्ष का खूबसूरत नौजवान वहां सिन्नी चढ़ा रहा था। उसे देख मेरा मन शंकित हुआ, कहीं जिन इसी पर न चढ़ जाए। मगर लड़की पर काबिज जिन ने जब इबादत शुरू की तो नौजवान वहां से भाग खड़ा हुआ। इबादत के बाद वही पेशकश। जिन बार बार मज़ार पर माथा रगड़कर माफ़ी मांगता रहा, मगर बाबा उसे कबूल करने को तैयार न थे। अंततः लड़की को बगलगीर कर मैंने निवेदन किया, तुम्हारा गुनहगार जिन है बाबा। लड़की को क्यों सजा दे रहे हो? जिन को कबूल कर लो, उसे सुधरने का मौका दो। मेरे यह कहते ही लड़की का बदन थरथराने लगा। 1-1.5 मिनट तक वह यूं थरथराता रहा जैसे जूड़ी बुखार की कंपी हो। फिर भग से जिन निकला और निढाल होकर लड़की गिरने लगी। मैंने उसे अपने आगोश में संभाल लिया। सुषमा मूर्छित थी। उसके गालों को थपथपा कर किसी तरह उसे होश में लाया। होश में आते ही वह मुझे देखकर घबरा गई। कंपनी बाग का सन्नाटा, सांझ का धुंधलका। ऐसे में किसी अनजान आदमी की गोद में स्वयं को देखकर किसी नौजवान लड़की की जो मनस्थिति हो सकती है, उसका अंदाजा आप स्वयं लगा लीजिए। उसने घबराकर मुझसे अलग होने की कोशिश की, मगर शरीर अशक्त था। आंख गिरने लगी। मैंने पुनः उसे संभाला, मगर उसके शब्द, छोड़ दीजिए मुझे, मत छूइए मुझे, ठीक हो जाओगी तो छोड़ दूंगा, मैंने मुस्कराते हुए कहा। उसकी भयभीत आंखें असुरक्षा और अजनबियत के एहसास से सराबोर थीं। आप कौन हैं? मैं यहाँ कैसे आई? इस जंगल में मैं आपके साथ कैसे है? वह प्रश्न करती जा रही थी और डर के मारे उसकी हालत खराब थी। उसके भय को निर्मूल करने के लिए मैंने उसे दूर खड़े भाइयों को दिखाया। भाइयों को देखकर उसकी जान में जान आई। पुनः तेजी से उठकर भाइयों की तरफ बढ़ी, मगर फिर लड़खड़ाई। अब कि उसने मेरे सहारे को स्वीकार किया और जोर से भाई को आवाज दी। मैं हंसने लगा। मैं जानता था भयवश यहाँ कोई नहीं आएगा। वे लोग उसे अपने स्कूटर पर बैठाने को भी तैयार न थे। मैंने ही उसे स्कूटर पर पीछे बैठाया। रास्ते में मैंने उससे पूछा, सुषमा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अब से पहले मैंने आपको कभी देखा नहीं, फिर कैसे पहचानूंगी? उसने हैरानी से मेरे प्रश्न पर प्रश्न किया। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम भूत प्रेत को मानती हो? उसने हंसकर उत्तर दिया, मैं आधुनिक युग की लड़की हूँ। इन सब ढकोसलों में विश्वास नहीं करती। ठीक ही तो कह रही है। जब ये है तब जिन नहीं, जब जिन था तब ये नहीं थी। अब मुझे जिन की बताई हुई गोपनीय बातों की सत्यता परखनी थी। जैसे ही मैंने उसके शरीर के चिन्हों और गोपनीय बातों का जिक्र किया, वह लड़की भय और आशंका से कांपने लगी। आप हमारे बारे में इतनी बातें कैसे जानते हैं?
ये बातें तो हमारे अतिरिक्त किसी और को ज्ञात भी नहीं है। फिर अंततः मैंने उसे शांत किया और घर तक पहुंचाने के साथ उससे वायदा किया कि इन बातों का जिक्र कभी किसी से नहीं करूंगा। प्यार से सहानुभूति से आश्वासन देकर उसके निर्बल मन को निश्चिंत कर वापस आया। अब तो उसकी शादी हो चुकी है, शायद बच्चे भी है। यह कहानी न केवल व्यक्तिगत संघर्ष को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अपने अस्तित्व की पहचान और अपने हक की लड़ाई लड़ना आवश्यक है। जिनके माध्यम से दिखाया गया है कि हमें अपनी शक्ति को पहचानने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की जरूरत है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए कमेंट करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर सामग्री बनाने में मदद मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी नई कहानियों और वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद।